नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और अब तो कहानी बहुत बड़ी हो गई है। आपने देखा वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश में एक बार में सभी चुनाव। ये बात जैसे ही उठी है, इसके बाद आज इसे लेकर के एक कमेटी का गठन कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उसके अध्यक्ष होंगे और इसके बाद तरह तरह के रिएक्शंस विपक्ष भी दे रहा है। संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा कि इस पर तो चर्चा बहुत पहले से चल रही थी और जो स्पेशल सत्र बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट का, उसके अंदर चर्चा होगी। अब ये तो तय है कि इस मुद्दे पर सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन इन 5 दिनों में क्या इसी पर बात होने जा रही है? इसके अलावा क्या इसके पीछे जितनी तैयारी थी वो सरकार कर चुकी है? इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। आज कहानी कुर्सी की में हमारा मुद्दा यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो गया देश के अंदर, तो क्या लोकसभा के चुनाव जल्दी कराए जाएंगे? क्या इसी साल लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, या इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव टाल दिए जाएंगे अगले साल लोकसभा इलेक्शन तक, और उसके बाद फिर जो इलेक्शन पड़ने हैं एक साल के अंदर वो भी एक साथ होंगे? तो क्या ऑप्शंस हैं? 2018 में विधि आयोग ने, लॉ कमीशन ने अपनी बाकायदा एक पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर सारे के सारे फॉर्मूले दिए गए थे। क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ये चुनाव कराने के। इसके अलावा जितने राजनीतिक दल हैं देश के अंदर, सबकी राय विधि आयोग ने मांगी थी और वो लिखित में उस ड्राफ्ट का हिस्सा है। वो भी आज हम आपको बताएंगे कि 2018 में कौन सी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के साथ थी और खिलाफ थी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो इसी मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। सुनते हैं। यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है। यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं। योगी आदित्यनाथ एक देश एक चुनाव के इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे विकास के कामों में बाधा पड़ती है और अगर सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो इससे यह बाधा दूर हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा लोकतंत्र को स्थिरता भी मिलेगी इस कदम से। लेकिन वन इलेक्शन वन नेशन, इस कॉन्सेप्ट को विपक्ष असंभव बता रहा है। इंडिया टीवी से बात करते हुए पूर्व चुनाव आयुक्त ने इसका पूरा खाका बताया। उन्होंने कहा इसकी प्लानिंग से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक के लिए सभी प्रोसेस जो हैं वो डिटेल में सरकार को बताए जा चुके हैं। सुनिए पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने क्या कहा। इलेक्शन कमीशन ने बहुत से विकल्प सुझाए थे, बाद में नीति आयोग ने और लॉ कमीशन ने, उन्होंने भी और उसमें विकल्प जोड़े हैं। तो चूंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, इसलिए विकल्प दे सकते हैं, ये संस्थाएं विकल्प दे सकती हैं। अब उसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ बैठ के तय करना है कि कौन से विकल्प अच्छे हैं, जिससे कि सभी के हितों का संरक्षण होता है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन ने यह सुझाया था कि सभी विधानसभाओं को लोकसभा के साथ सिंक्रोनाइजेशन में लाने के लिए जिनकी अवधि 2.5 साल से ज्यादा पूरी हो चुकी है,
उनको अर्ली डिसॉल्व किया जा सकता है टू बिगिन विद, या जिनकी अवधि 2.5 साल से कम है उन्हें जारी रखा जा सकता है और बाद में एक्सटेंड करके उनको सिंक्रोनाइजेशन में लाया जा सकता है। इस तरह के कई सुझाव उसमें हैं। इसके बाद फ्यूचरिस्टिक इश्यूज भी हैं कि मान लीजिए कोई बीच में डिसॉल्व हो जाती है, उस समय क्या करेंगे, तो उसके बारे में भी सुझाव उसमें दिए हैं और नीति आयोग और विधि आयोग के पेपर्स में ये सब बड़े डिटेल में। तो ये पूर्व चुनाव आयुक्त बता रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो सरकार को दिए जा चुके हैं कि कैसे पूरे देश के अंदर एक साथ चुनाव कराया जा सकता है। आज कहानी कुर्सी की भी हमारे मेहमानों से जल्दी से आपको मिलवा दें, फिर वो कौन से विकल्प हैं उस पर हम बात करेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं, भावेश झा जी सीएनएक्स से जो आपके लिए सारे सर्वे करते हैं, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल करते हैं, हमारे साथ हैं, और समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिन विकल्पों की बात अभी आपने सुना ओपी रावत जी को करते हुए, वन नेशन वन इलेक्शन के ऑप्शन क्या है, ये चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं देश के अंदर, और इसके लिए आप जो विपक्ष कह रहा है कि इतने राज्य हैं, इसमें बीच में किसी की विधानसभा की अवधि जो है वो पूरी अगर हो जाए या कहीं पर कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि सरकार अपना पूरा कार्यकाल ना पूरा कर पा रही हो, तो क्या करेंगे ऐसी सूरत में। 3 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन यह था कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और ठीक बाद के विधानसभा चुनाव एक साथ हो, जैसे अभी 5 राज्यों के चुनाव इस वर्ष होने वाले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, इनको अगले साल लोकसभा तक के लिए मुलतवी कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए और लोकसभा के साथ इनके चुनाव कराए जाएं। इसके अलावा उसी साल 2024 में और 2025 में जितने चुनाव होने हैं उन सबको प्रीपोन कर दिया जाए। तो ये सारे के सारे असेंबली इलेक्शन प्लस लोकसभा चुनाव ये मई जून जो अगले साल होने जा रहे हैं चुनाव, आम चुनाव, तब करा लिए जाएं। इसके अलावा जो बाकी बचे राज्य होंगे उनके जो इलेक्शन हैं वो 2026 के आसपास या 2026 के अंत में बाकी राज्यों के चुनाव कराए जाएं, यानी साल में 2 बार चुनाव करा लिए जाएं। और फिर जब अगला लोकसभा इलेक्शन आएगा 2029 में, तब सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा लिए जाएंगे लोकसभा चुनाव के साथ। तो अगर इस ऑप्शन 1 पर काम करते हैं, पहले 5 साल में 2 बार चुनाव कराने पड़ेंगे विधानसभाओं के अलग अलग चंक में, और 2029 से फिर सभी विधानसभाओं के चुनाव, 31 विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होता जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यह बता रहा है कि आप 5 साल में 2 बार चुनाव कराइए, लोकसभा के ठीक पहले और उसके बाद पड़ने वाले विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ क्लब कर दीजिए, और 2.5 साल के बाद बाकी विधानसभाओं के चुनाव आप करा लीजिए, और इसी सिस्टम को, इसी पैटर्न को आगे भी कंटिन्यू करते रहिए। हर 5 वर्ष में 2 बार विधानसभा के चुनाव। और तीसरा ऑप्शन जो लॉ कमीशन ने सुझाया सरकार को वो ये था कि 1 साल में जितने विधानसभा चुनाव पड़ते हैं उन सबको एक बार में कराया जाए। अभी आप 2023 देखिए, कर्नाटक का चुनाव हुआ है और कर्नाटक के चुनाव अब साल के अंत में 5 चुनाव और होने हैं। तो अगर इस ऑप्शन नंबर 3 पर के तहत चलते तो ये 6 के 6 चुनाव एक साथ होते, तो 2 बार कम से कम आपको अभी जो हो रहा है वो साइकिल नहीं चलानी पड़ती इलेक्शन कराने की। तो ये 3 जो है ऑप्शन जो है वो लॉ कमीशन ने सुझाए थे। इसको अगर आप और डाइसेक्ट करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए राज्यवार भी निकाल दिया है कि अगर आज की परिस्थिति में देखें, ये जो सुझाव था 2018 में दिया गया था, आज हम 2023 में खड़े हैं। आज अगर आप इसको लागू करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1, पहला चुनाव कब होगा? पहला चुनाव होगा लोकसभा 2024 के साथ। किन किन राज्यों के चुनाव उस वक्त कराए जाएंगे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, जो इस साल होने वाले हैं, इनको अगले साल के लिए पोस्टपोन किया जाए। जम्मू कश्मीर में साथ में चुनाव किया जाए। इसके अलावा आप देखिए, जून 24 में सिक्किम का चुनाव पड़ना है, जून 24 में आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का चुनाव पड़ना है, अरुणाचल प्रदेश का चुनाव पड़ना है, फिर नवंबर 24 में हरियाणा, नवंबर 24 में महाराष्ट्र, 25 में आ जाइए 2025 में तो दिल्ली, बिहार, झारखंड का चुनाव होना है, 2026 में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के चुनाव होने हैं। तो ये सारे के सारे चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सकते हैं। ऐसा ऑप्शन लॉ कमीशन ने सुझाया है सरकार को, और ऐसे ही दूसरे लॉट में अगर आप देखेंगे तो दूसरे पार्ट में चुनाव होगा। सवाल यह है कि क्या सरकार इसके लिए तैयार है, और जो जितने दल थे जिनसे लॉ कमीशन ने राय ली है, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपनी राय दी है, उन्होंने क्या इसके फेवर में अपनी ओपिनियन दी या इसके खिलाफ अपनी ओपिनियन दी, वो भी अभी हम आपको थोड़ी देर में बताने जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल तो यह है कि सरकार ने ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा उछाल तो दिया है, करने वो क्या जा रही है? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। देवेंद्र पराशर इसका उत्तर दे सकते हैं। देवेंद्र, अब सरकार लोकसभा का चुनाव प्रीपोन करेगी, ऐसी भी चर्चा हो रही है, और जैसे ही हमने बात की 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात, अगर तो उसमें मुमकिन यह भी है कि आप
अभी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनको टाल दीजिए इस वर्ष जो होने, और उनको लोकसभा के साथ कराइए। ये संभव हो सकता है सौरभ, हालांकि प्रीपोन बहुत ज़्यादा हो इसकी संभावना नहीं है, ना ही इसके संकेत हैं। मतलब बहुत अर्ली इलेक्शन लोकसभा के लिहाज से होगा तो वो फरवरी से मार्च के बीच में 1 तारीख की संभावना जताई जा रही थी, उससे पहले के तो बिल्कुल नहीं। और लेकिन ये कोशिश ज़रूर है सरकार की तरफ से कि ये बताया जाए कि हम इस मसले को लेकर कितनी गंभीरता पहले जो दिखाते रहे हैं आज भी उतनी ही गंभीरता है, और एक हद तक कहें कि उससे ज़्यादा की गंभीरता है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में अगर ये कमेटी बनाई गई सरकार के स्तर पे तो आप समझ सकते हैं कि मैसेज कितना बड़ा है। और मैसेज इस लिहाज से कि गैर राजनीतिक व्यक्ति, उसी कम्युनिटी के व्यक्ति जो कि बाबा साहब ने जिन्होंने संविधान बनाया, और बार बार बीजेपी पे आरोप भी लगते रहा है कि ये जो मौजूदा सरकार है ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करती है, अपोजिशन ये आरोप लगाता है, तो एक तरह से उसको प्रियम्प्ट करते हुए ये फैसला लिया गया होगा। तो एक गंभीरता दिखाने की कोशिश है। लेकिन अड़चनों की बात करें सौरभ, तो सरकार को भी बखूबी मालूम है कि इसमें अड़चनें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कम से कम 5 अमेंडमेंट आपको करने हैं कानून बनाने से पहले। उन 5 अमेंडमेंट के लिए जो कि संविधान संशोधन वाले अमेंडमेंट होंगे, आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा में कितनी तकलीफ होगी अगर लगभग सभी दलों की सहमति ना बने तो। और उस लिहाज से सरकार ने एक विमर्श के लिए इस कमेटी को आगे बढ़ाया। अब देखना होगा कि इस कमेटी का जो आज बनाई गई और ये 5 दिन का जो लोकसभा सत्र है, कोई तो कनेक्शन होगा इन दोनों का, इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ, कि बिल्कुल आज़ादी के अमृत काल को लेकर अगर 5 दिन के विशेष सत्र की बात है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कुछ दिनों के अगर आप पैटर्न को देखें तो सीधे सीधे समझ में आता है कि वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 2047 का भारत कैसा होना चाहिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी वैसे कदम उठाए जाएं। और उन कदमों में चुनाव सुधार एक सबसे बड़ा कदम रहा है। हाँ, ये ज़रूर है सौरभ कि जिस प्रकार से अपोजिशन के कुछ नेता कह रहे हैं कि अचानक से श्री गोपा छोड़ दिया, हम सभी जानते हैं कि 2014 में आने के बाद ही 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से गंभीरता से इस बात को कहना शुरू किया, और 2019 में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दरमियान एक थम्पिंग मेजॉरिटी के बाद वो आए थे, तब भी उन्होंने इस बात को कही थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोच को लेकर इसमें कहीं से कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। 5 दिन के विशेष सत्र में निश्चित तौर पे वो चाहेंगे कि इस पे बड़ा मंथन हो, और सबसे ज्यादा मंथन शायद इसी पर होगा, इसी विषय पे होगा। तो चलिए, इस वक्त जो सवाल आपके मन में होगा, क्या लोकसभा का चुनाव जल्दी हो सकता है? अगर इस थीम पर भी चलना है तो अगर आज चुनाव हो जाए तो क्या हालात बने हुए हैं? इंडिया अलायंस अपनी बैठक कर रहा है, उसमें जो नतीजा निकलेगा 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया जाएगा। लेकिन अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कहां खड़ी हुई दिखाई देती है हमको? आज इलेक्शन हो जाए तो क्या 300 सीट जिसका दावा भाजपा जीतने का कर रही है, वो 300 सीट कहीं मिलती हुई दिखाई देती हैं? एनडीए का ग्राफ कहां तक पहुंचेगा? कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? बाकी जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं उनको कितनी सीटें मिल सकती हैं? हम आपको आज इसके बारे में भी एक इशारा देंगे। अभी हाल में जितने भी सर्वे हुए, जितने भी पोल हुए, उनकी दिशा क्या है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं अब से थोड़ी देर में, कि आज अगर चुनाव हो जाते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी उतने ही आगे दिखाई दे रहे हैं जो हमें 2014 में दिखाई दिया या 2019 में जो हमको दिखाई दिया। उससे पहले एक बार विजय जी का कमेंट जरूर लेना चाहेंगे। विजय जी, सरकार क्या आपको लगता है चुनाव जल्द कराने की कोई भी कोशिश करना चाहेगी? क्या पहले इलेक्शन कराना सरकार के लिए किसी भी तरीके से मुनाफे का सौदा है? मुनाफा और घाटे की बात तो मुझे नहीं पता सौरभ, लेकिन मुझे संभावना नहीं लगती कि सरकार अर्ली इलेक्शन कराए, प्रीपोन इलेक्शन कराए, खासतौर से लोकसभा की जिसकी चर्चा अभी चल रही है कि दिसंबर में वो करवाएं। इसकी संभावना फिलहाल मुझे बहुत कम लगती है। लेकिन ये तो सरकार को तय करना है कि वो क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता मुझे नहीं लगती। आप जैसे कह रहे हैं कि अभी जो सर्वे ओपिनियन पोल आप दिखाएंगे उससे भी मुझे नहीं लगता कि दिसंबर और मार्च या मई में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कोई बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। अगर आज जहां पर है उससे कोई मामूली फर्क ऊपर नीचे का हो सकता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा। इसलिए पॉपुलैरिटी को लेकर या इलेक्शन में कोई बड़ा फ़ायदा उठाने के लिए प्रीपोन इलेक्शन किया जाए, इसकी संभावना मुझे नहीं लगती है। लेकिन ये जो बात बार बार की जा रही है कि अचानक प्रधानमंत्री ने या सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, तो मैं आपको बताऊं कि 2016 में 2014 में ये सरकार आई थी, 2016 में सबसे पहले प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में इस बात का जिक्र किया था वन नेशन वन इलेक्शन का। हालांकि उससे पहले 1999 में भी लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी, और उस वक्त जो बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे, गृह मंत्री थे अडवाणी जी, उन्होंने भी वन नेशन वन इलेक्शन साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात की थी। फिर 2016 में की, फिर 2019 में प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2019 को भी इसका ऐलान किया।
फिर 2020 में किया, फिर 2022 में उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की जिसमें इसका जिक्र किया गया जी। इसको दूसरी तरफ देखें तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट में इसकी बात हुई, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें भी इसका जिक्र, मतलब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का मतलब सभी पॉलिटिकल पार्टी से इस पर चर्चा हुई है। लॉ कमीशन भी जब रिपोर्ट देता है तो उसमें वो तमाम लोगों से चर्चा करता है। तो ये चर्चा लगातार चल रही है, लेकिन उसके बाद भी ये आज हो जाना या कल हो जाएंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन, ऐसा मुझे नहीं लगता। जब प्रेसिडेंट के हेड करते हुए, फॉर्मर प्रेसिडेंट के हेड करते हुए उन्होंने कमेटी बनाई है, इसका मतलब उस कमेटी को पूरा टाइम दिया जाएगा, फिर वो कमेटी सब स्टेक होल्डर से बात करेगी, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। होमवर्क तो पूरा हो चुका है ना, ये तो हम कह सकते हैं। इस पर होमवर्क सरकार की तरफ से हो गया, लेकिन जब कमेटी को दे दिया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट को दे दी है, तो वो सारे स्टेक होल्डर से एक बार बात करेंगे ही ना। होमवर्क सरकार ने क्या किया वो उनको बताएंगे, फिर उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी। हालांकि मुझे ये भी हैरानी लग रही है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट, ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान के इतिहास में कि फॉर्मर प्रेसिडेंट को मतलब किसी बड़ी, अभी हमें ये भी नहीं पता कि इस कमेटी का ब्रीफ क्या है या ये इस कमेटी को तभी नोटिफिकेशन हो जाएगा आज। कमेटी को करना क्या है, एक बार अगर देवेंद्र कुछ भी इस बारे में बताया गया है क्या? बिल्कुल नहीं सर, अब उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, क्या होंगे, इस बाबत अभी कुछ भी बताया नहीं गया। सिर्फ ये बता दिया गया था कि ये जानकारी मिली थी कि कमेटी बनी है और अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे, और कितने मेंबर होंगे, क्या क्या मेंबर होंगे, मैंडेट क्या है, इस बात की जानकारी अभी नहीं है। समीर जी, कल बड़ी चर्चा हुई हम सबके बीच में जब ये असेंबली पार्लियामेंट सेशन की बात आई थी, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन की, कि क्या होगा। उसके बाद यही मुद्दा टॉप पर कल भी निकल करके आया था और आज कमेटी बना दी गई तो लगभग कंफर्म हो गया। जो बात समझ नहीं आ रही वो ये कि ये कब इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है सरकार, या उसकी तैयारी कब की है। अब ये 18-22 सितंबर में तो अभी कमेटी बनी हुई है, अगले 5 दिनों में क्या होगा? बिल्कुल, देखिए अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस अभी जो सरकार का कार्यकाल है वो प्रीपोन इलेक्शन में किसी स्थिति में नहीं जाएगी। अब 200 दिन का समय बचा हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए। आज तो रामनाथ कोविंद जी को अध्यक्ष बनाया है, अभी कमेटी के मेंबर बनेंगे, उनका टाइम दिया जाएगा, वो सबसे बात करेंगे, सारे सर्वदलीय बैठक होगी, सारे राजनीतिक दलों से फिर से चर्चा होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए के अंदर भी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो घटक दल है उनकी भी राय महत्वपूर्ण रहेगी जाने के लिए। उसमें से भी कई ऐसे दल होंगे जो अभी इस स्थिति में तैयार नहीं होंगे जाने के लिए। तो लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन रिफॉर्म के लिए बहुत, चलिए आप सब लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन प्रीपोन नहीं करेंगे, बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन दूसरी बात हम कर रहे थे कि जो असेंबली इलेक्शंस हैं ये पोस्टपोन हो सकते हैं क्या? भाई कमेटी का कार्यकाल आपने दिया 2 महीने में, 2 महीने में रिपोर्ट दीजिए। अभी तो चुनाव आयोग को नोटिफिकेशन निकालने में भी वक्त है इन 5 इलेक्शन का। तो इससे पहले कमेटी का काम पूरा हो जाए और ये चुनाव 45 दिन के अंदर चुनाव, 45 दिन अगर चुनाव होना है, अक्टूबर के अंदर चुनाव अधिसूचना जारी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को या केंद्र सरकार को इतनी जल्दी होगी कि किसी भी स्थिति में इन 5 राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ करवाया जाए। जिस तरह से पार्टी की तैयारी चल रही है संगठन की, वह अक्टूबर के चुनाव को लेकर, अक्टूबर-नवंबर के चुनाव को लेकर ही चल रही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये चुनाव भी पोस्टपोन होंगे। सरकार इन चुनाव को कराएगी, लेकिन सरकार ने इलेक्शन रिफॉर्म की ओर कदम बढ़ा दिए। अगले लोकसभा चुनाव के बाद सरकार इस पर बहुत तेजी से बढ़ेगी। तब तक कमेटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी, उस पर लोकसभा में चर्चा होगी, सब जगह चर्चा कराएंगे, सर्वदलीय बैठक होगी, सारे लोगों का मूड बनाया जाएगा और फिर सरकार इस पे आगे बढ़ेगी किस तरीके से बढ़ना है। तो मुझे लग रहा है सरकार इसमें सर इतनी जल्दी रिपोर्ट नहीं दे सकती कि आप सोचें कि 1 महीने में रिपोर्ट दे देगी। ये इतना बड़ा काम है। मुझे लगता है सरकार यदि इस पर जाना चाहती है तो वो राज्यसभा में इसके लिए बिल लेकर आ जाए, क्योंकि लोकसभा में बिल लाने से कोई फायदा नहीं होगा। यदि सरकार इस पर सीरियस है कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन में जाना चाहते हैं, कह रहे हैं कि इस पर जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे और कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके ऊपर। उसके लिए आपको राज्यसभा में मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मैं कहीं पढ़ रहा था कि इसके लिए आपको कम से कम देश के आधे राज्यों की विधानसभाओं का भी मत हासिल होना चाहिए। नहीं, वो ऐसा नहीं है। मैं बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 3 तरह से होते हैं हमारे यहाँ पर। एक होता है जनरल सिंपल मेजोरिटी से, जिसमें 50% ऑफ प्रेजेंट वोटिंग होती है। दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी से, जिसमें 2/3 जो है प्रेजेंट मेंबर की वोटिंग होती है और 50% वो होने चाहिए वोट सिटिंग हाउस की सिटिंग के। और तीसरी होती है स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ असेंबलीज। तो इसमें केवल स्पेशल मेजॉरिटी की जो सीट्स हैं उसकी जरूरत पड़ेगी, यानी 2/3 जो मेजॉरिटी है लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के पास हो, उससे काम चल जाएगा। जो मेजर अमेंडमेंट जो होना है, जिसमें असेंबलीज में होना है, वो है आर्टिकल 368, जिसमें किस तरह से इस पूरे बदलाव को किया जाए, क्योंकि लोकसभा
और विधानसभाओं के कार्यकाल को बदलना पड़ेगा। उसके लिए आर्टिकल 172 और आर्टिकल 84 है, उसका अमेंडमेंट करना है, वो स्पेशल मेजोरिटी से करना पड़ेगा, उसके लिए असेंबलीज में जाना पड़ेगा, तो वो कॉम्प्लिकेशन वाला काम है। फिर आरपीए में जो बदलाव करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसमें बदलाव करना पड़ेगा। तो बहुत सब समझ, अब सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी तो सब सोच समझ के बढ़ी है कि इस पे काम किया ही है, कहां मेजॉरिटी है, कहां नहीं है। 90% इस पे काम हो चुका है। लॉ कमिशन की जो रिपोर्ट आई, मतलब कमीशन हुआ है, उस पर बात करेंगे। क्या ये सारे, अब तो जिन दलों ने उस वक्त समर्थन में अपना पक्ष बताया था, वो जरूरी नहीं कि वो वही हो सकता है जो बदल जाएं, तो क्या उनको दोबारा से सभी लोगों की राय लेनी पड़ेगी, इस पर ही बात करेंगे। भावेश हमारे साथ हैं। भावेश तो हर महीने छोटे छोटे कई सारे इलेक्शन कराते हैं, जब सर्वे कराते हैं तो लोग, भावेश का ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। नहीं तो मैं भावेश से समझना चाह रहा हूँ। हाँ, भावेश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान नहीं होगा, काम बढ़ जाएगा, एक साथ सारा काम करना पड़ेगा, ये है। लेकिन कितना प्रैक्टिकल आपको लगता है भावेश? देखिए, प्रैक्टिकल तो ये आप फील्ड के आदमी इस नाते में, कहना आप सर्वे करते रहते हैं अलग अलग राज्यों में, इसलिए देखिए प्रैक्टिकल तो है। प्राइम मिनिस्टर ने यदि ये सोचा है तो ये जरूर करेंगे। कब करेंगे इस पे डिबेट हो सकता है, कैसे करेंगे इस पे डिबेट हो सकता है, पर उन्होंने यदि स्टेप लिया तो जरूर करेंगे। कब करेंगे ये देखना होगा। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर की पॉलिटिक्स आप देखिए, चाहे नरेंद्र मोदी जब से पॉलिटिक्स में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहे तब से उनको देखिए, तो उनकी जो इलेक्टोरल जो फाइट होती है वो एक ग्लैडिटोरियल फाइट बनाते हैं। वो किसी मुद्दे पे वो लोगों में क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। अब देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पे अभी आप देखिए कि कल से पूरा इसी पे डिबेट हो रहा था। पिछले 2 महीने से जब से अपोजिशन अलायंस बनी थी, इंडिया अलायंस, तो जैसे लग रहा था कि बीजेपी उनके पिच पे जाके फाइट कर रही है। अब आप देखिए कि इस मुद्दे को अगले 2-3 महीने या जब तक ये मुद्दा रहेगा तब तक ये रहेगा कि अपोजिशन पार्टी इस मुद्दे पे बीजेपी के पिच पे आके बैटिंग कर रही है। तो बीजेपी को यह सूट करता है। आने वाले चुनाव में हो सकता है इसका फायदा बीजेपी को मिले और जरूर मिले। ये हम लोग जो कल बात कर रहे थे कि ये कोई, अगर ये स्पेशल सत्र बुलाया गया या कोई कदम सरकार उठाने जा रही है, बड़ा कदम, तो वो कोई ऐसा मुद्दा होगा जो लोगों के बीच में जिसकी चर्चा चलती रहे, तभी तो सरकार को फायदा है। बिल्कुल, लेकिन क्या ये कोई ऐसा मुद्दा आपको लगता है देवेंद्र जो सीधे लोगों के बीच में रेजोनेट करे, या बीजेपी को जिसका फायदा हो, लोग क्या पूरे देश का मत जो है उसमें जुड़ा हुआ हो एक तरफ? और सौरभ, जैसे कि पहले मैंने कहा था कि आज़ादी के अमृत काल में कुछ वैसे संकल्प जिसके चलते आपको उस सत्र के दरमियान ये दिखे कि उन संकल्पों की दिशा में देश को तैयार करने के लिए आप काम कर रहे हैं, उसका ये एक कदम हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस एक चीज़ से आप 5 दिन डिस्कशन करें और उससे कोई बहुत ज़्यादा माहौल बन जाए, इस बात की संभावना एकदम दूर दूर तक नज़र नहीं आती। ऐसे कई सारे संकल्पों को परिलक्षित करने वाली चीज़ें हो सकती हैं उन 5 दिनों के सत्र में जिस पर डिस्कशन हो, वो संभावना ज़रूर रहेगी। सिर्फ एक चीज़ से इतना बड़ा फायदा इलेक्शन नैरेटिव बन जाए, इसकी संभावना कम नजर आ रही है। मुझे लगता है सर, एक चीज़ छोटी सी जोड़ दूं कि यदि इस सेशन में और इलेक्शन नैरेटिव की बात कर रहे हैं, देवेंद्र तो हालांकि जानते, बहुत सारी बातें बताते नहीं है वो यहाँ पर, बाकी उनको पता होता है, तो नैरेटिव में क्या ये नहीं हो सकता कि सरकार वुमेन रिजर्वेशन पर काम करे? 10 साल इस सरकार के हो गए और वो बिल ऐसा था जो पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिकल डायनेमिक्स को बदल सकता है और वो एक बड़ा नैरेटिव हो सकता है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। तो क्या सरकार वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर सीरियस हो सकती है? या मैं समझता हूं इस विशेष सत्र के इस सत्र की बात कर रहा हूं, क्योंकि अब तो कोई समय ही नहीं बचा ना इसके बाद कोई इतना बड़ा, मतलब इस सत्र में वो इंट्रोड्यूस कर दे और दिसंबर जूझ लें सर हम, ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है पहले। नहीं, मैं कह रहा हूं वो उससे उसका एक पॉलिटिकल फायदा उसका है ना। मुझे लगता नहीं है 1 नेशन 1 इलेक्शन का कोई पॉलिटिकल बड़ा फायदा सरकार को होने वाला है। इसमें एक चीज छोटी सी और जोड़ दूं कि एक स्टेप हो सकता है कि जैसे 1952 और 57 में SC ST के लिए हमने डबल मेंबर सीट्स रखी हुई थी 180, तो फर्स्ट स्टेप में जब डिलिमिटेशन नहीं हो, क्योंकि 2026 में डिलिमिटेशन होना है, तो 2026 से पहले यदि 180 सीट यानी करीब करीब 1/3 सीट्स को हम डबल मेंबर सीट्स कर दें, 15 लाख से ज़्यादा की या 18 लाख से ज़्यादा की, क्योंकि 18 लाख से ज़्यादा की सीटें 180 हैं लोकसभा में, तो यदि उन 180 सीट्स पर डबल मेंबर कर दे, मतलब एक 1 मेंबर मेल और 1 फीमेल मेंबर, तो वो भी एक बड़ा कदम हो सकता है और वो 1/3 होता है यदि आप वुमेन रिजर्वेशन बिल को पूरी तरह से पास नहीं करें। ये मेरा एक अपना सोच है, लेकिन वुमेन रिजर्वेशन बिल पॉलिटिकल डायनेमिक्स को बदल सकता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं बदल सकता। चलिए, अब 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा तो हो रही है और जबरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है। कमेटी बनने वाली है, कमेटी के मेंबरों के नाम थोड़ी देर में अनाउंस होंगे। और आपको बता दें, इंडिया अलायंस की जो मुंबई में बैठक चल रही है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 3:30 बजे के करीब जो है होने जा रही है। लेकिन पता यह चल रहा है कि वहां भी चर्चा यही हो रही है। और आज ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, ये नेता तो ये कह रहे होंगे कि हमने तो आपसे पहले ही कहा था, क्योंकि ये लोग बात कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी चुनाव जल्दी करा सकते हैं। तो आज
वहां इस बात की चर्चा भी हो रही है कि तैयार रहिए, चुनाव कभी भी हो सकते हैं, या ये कहीं चुनाव टाल ना दें जो राज्यों में होने जा रहे हैं। सभी परिस्थितियों पर इस वक्त विपक्षी दल भी मंथन कर रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है, इसको लेकर तैयारी कितनी हो चुकी है और इसके क्या क्या विकल्प सरकार के पास है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।